चलो हो गया बाबू, टाइम हो गया अपना ना। चलिए किताब अपना ओपन करेंगे सब लोग। एक्सरसाइज है 3.4। अब देख लो इसका कितना नंबर क्लियर हो गया है, हम सही सही बताओगे। 3.4 का एक नंबर हो गया, दो नंबर का, दो का एक, दो तीन, दो का तीन तक हुआ ना, दो का चार बोल रहे हो बाबू। हम पढ़ाए हैं दो का तीन तक, संख्या तक वाला ना बाबू। तो फिर दो का चार हम लोग बात करेंगे। भागना नहीं है, जल्दी सही से खत्म करते हुए चलना है। एक क्वेश्चन भी वहां पे जाकर आपको 5 नंबर और 2 नंबर का नुकसान करवाएगा, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। लाए बाबू, दो बुक है ना यहाँ पर, एक किताब रख लो, एक किताब हमको दे दो, एक किताब बीच में रख लो। हाँ, सबके पास किताब है। अब क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। अब मीना को समझ लो कि तुम हो, है ना, समझ, नीरज है या ऋषभ है, अपना इस हिसाब से सोचो नाम, अपना नाम भी सोचो। 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची, इसका मतलब होता है कैशियर, उसने कैशियर से 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने को कहा। उसको 10-20 से मतलब नहीं है, बस दो ही तरह का नोट चाहती है, या तो 50 का मिले या तो 100 का मिले। ठीक है भाई। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25। मीना को टोटल 25 नोट मिलते हैं। आपको यह पता करना है मीना बैंक से क्या निकालने के लिए गई थी? पैसा। कितना रुपया निकालने गई थी? 2000। बट उस 2000 में उसको 500 और 1000 या 2000 का नोट नहीं चाहिए, उसको 100 और 50 का चाहिए। तो हमको यह पता करना है कि मीना को जब पैसा मिला तो 50 रुपया का कितना नोट मिला और 100 रुपये का कितना नोट मिला, यही लास्ट में क्वेश्चन मांगा। हाँ, तो मीना जो, एक मिनट, तो मीना जो है वो मार्केट जा रही है, सॉरी बैंक जा रही है। अब बैंक जाकर के जो 2000 रुपया निकालना है, उस 2000 रुपया निकालने के कंडीशंस ये हैं कि उसको केवल 100 और 50 का नोट चाहिए। और हम लोगों को यही पता करना है कि 100 और 50 का उसके पास कितना नोट है, 50 का कितना नोट मिलेगा और 100 का कितना। देखो, जो चीज अज्ञात होता है हम उसी को मानेंगे। यहां पर अज्ञात कौन है? 100 और 50 का नोट। हम लिखेंगे, पहले किसको बोला बाबू? पहले 50 बोल रहा है। हम लिखेंगे माना कि, हाँ ठीक है, साइकिल ले लीजिए अपना। तो सबसे पहले देखो 50 के लिए मांगा, तो हम लिखेंगे माना कि मीना को 50 रुपए के कितने नोट मिलते हैं? एक्स, ठीक है ना, और 100 रुपए के कितने नोट मिलते हैं? वाई। क्योंकि दो अलग अलग चीजें, 50 अलग है और 100 अलग है। तो माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई? एक्स नोट, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई? वाई। ये दो चीज वेरिएबल हमको पहले मानना पड़ेगा। देखो देख लो पहले, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, ये मांगा गया प्रश्न में, इसलिए लिख रहे हैं एक्स, और उसी तरीके से 100 रुपए के नोटों की संख्या इज इक्वल वाई। हो गया। अच्छा, 50 रुपए के दो नोट हो गए तो कितना मूल्य हो गया उसका? 100 रुपया मूल्य। 100। 50 का 4 नोट अगर मेरे पास हो गया तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 200। तो ये संख्या है बाबू, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। संख्या अलग चीज होता है और मूल्य अलग होता है। ठीक। अब कुल उसको कितने नोट प्राप्त हुए यह भी प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल नोटों की संख्या 25 है, ना कि मूल्य। नोटों की संख्या अगर 25 है तो आ जाइए प्रश्न से, क्योंकि यह बात प्रश्न में है। देखो बाबू, ये अज्ञात है तो ये हम अपने से मानते हैं, बट जो चीज प्रश्न में दिया हुआ है उसके पास, उसको कुल कितने नोट प्राप्त होते हैं? 25। तो मान लेते हैं कि 50 रुपए के इतना नोट और 100 रुपए के इतना नोट, दोनों मिल करके संख्यात्मक रूप से कितने हो गए होंगे? 25। समीकरण नंबर 1। अब बताओ, समझने में कोई दिक्कत? प्रश्न बोल रहा है, साफ साफ लिखा हुआ उसे, कुल 25 नोट प्राप्त हुए। अगर कुल 25 नोट प्राप्त हुए हैं तो x प्लस वाई बराबर 25। पहला समीकरण बन गया। पुनः पुनः अब आगे देखो हम क्या कर रहे हैं। अगर उसके पास बाबू 50 रुपए के 3 नोट हैं तो 150 रुपया, 50 रुपए के 4 नोट है तो 200, तो 50 रुपए के अगर x नोट है तो 50 गुना x होगा। संख्या से मूल्य, नोट का जो वैल्यू होता है उसको गुना करके ना पैसा निकालते हो। तो अगर हम बोले ₹50 के x यानी 4 या 5 या 10 नोट
का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको हटा दो, सीधे 50x, इतना रुपया हो जाएगा ना बाबू, ये हो गया 50x रुपया। उसी तरीके से 100 का कितना है, तो ₹100 के y नोट का मूल्य इज इक्वल 100 को y से गुना कर दो। ये काम तो तुम लोग अच्छे जानते हो, 100 रुपया का तुम्हारे पास 5 नोट है तो कितना रुपया हो गया, 100 गुने 5, तो 100 रुपया का मेरे पास y नोट है तो कितना हो गया, 100 गुने y, 100y। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2000 मिलेगा। कैशियर बाबू 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देगा, पता है ना, तो वो टोटल कितना आने वाला है, 2000। इसलिए 50 रुपए के नोट का मूल्य आ गया 50x और 100 रुपए के नोट का मूल्य आ गया 100y, टोटल हो गया, ऑब्वियस सी बात है 2000 ही होगा। सही। और समीकरण को कभी इतना भारी नहीं रखना, अगर कट जाए तो काट दो। क्या कट रहा है, 50 50 और 50 मिल रहा है ना बाबू। अब 100 100 100 मत कर देना, इसके पास 100 नहीं है बट 50 तो तीनों में है, दोनों ओर 50 से ना, 50 से भाग देने पर, यस, तो दोनों ओर 50 से भाग दे देते हैं। थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू 50x अपॉन 50 प्लस ये हो गया बाबू 100y, x नहीं बाबू 100y अपॉन 50, और ये हो गया 2000 रुपया था ना टोटल, उसको भी 50 से डिवाइड लगा दो। कैंसिल हो गया बाबू, ये 2 बार में कट गया, 40 बार में कट गया, यहां आ गया x प्लस 2y इज इक्वल 40। समीकरण नंबर, अगला काम, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपको जो पसंद है विधि, मतलब विलोपन है तो विलोपन विधि से हल करने पर, तब आपको हल करोगे तो आपको x बराबर मिल जाएगा, फिर पुनः करोगे, फिर से बनाओगे, बना दे क्या विलोपन, फिर से हो जाएगा ना, तो वहां से तुमको कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, y भी, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब अगला काम क्या है बाबू, नीचे लिखना होगा, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, अतः y बराबर 100 रुपए के नोटों की संख्या, रिजल्ट आ गया। इसी रूप में बनाएंगे एग्जाम में भी एकदम ऐसी साफ से। और हाँ, आपको कॉपी में साइड वाइज नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है, नोट किया जाए। किसी को कोई सवाल है बाबू इसमें, नहीं, चलो नोट करो उसको। किसी किससे हल नहीं हुआ है, सबसे हल हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तुम लोग बाबू, तुम लोग को हम बोले थे ना हमको मैसेज करने के लिए, विलोपन वगैरह तुम लोग नहीं देखे होगे, विलोपन प्रतिस्थापन, तुम लोग आदर्श विलोपन प्रतिस्थापन सबका वीडियो बनाए हुए हैं, जब इन लोग को पढ़ाए थे तभी का बना हुआ है, तो मैसेज करना चाहिए था ना। अब आज कर दोगे मैसेज, ठीक है, चैट बॉक्स पे लिख दोगे, हम भेज देंगे, या यूट्यूब पे जाओगे ताज क्लासेस वाले पे ना, थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, तुमको दिख जाएगा पढ़ाया हुआ, तुम वहां पर भी इसको बना सकते हो। 5वां नंबर बाबू, क्वेश्चन पढ़ा जाए। चलिए सर, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। बाबू याद करो, नियत किराया वाला क्वेश्चन, गाड़ी पर याद है, सवारी वाला, जो फिक्स था वो फिक्स रहेगा, है ना बाबू, चाहे जो सिचुएशन हो। तुमको एक दिन किताब पढ़ना है, फर्क नहीं पड़ता, किताब लोगे वो 3 दिन का जो भी किराया फिक्स है, चाहे वो 3 रुपया हो चाहे वो 5 रुपया हो, वो लेगा ही लेगा। मान लो तुमको 7 दिन बाबू, एक मिनट, एक सुन लो ना बात को पहले। सपोज कि हमको पुस्तकालय से 7 दिन के लिए किताब लेनी है, तो 7 दिन का अगर किताब लेंगे तो पहले 3 दिन उसमें लेस कर दो, क्योंकि 3 दिन का वो आपको मान लो 5 रुपया फिक्स किया हुआ है, तो वो 3 दिन का किराया ले लेगा। हमको जो ध्यान देना है वो कितने दिनों पर, बाकी के 4 दिन पर। 7 दिन में से 3 दिन तो फिक्स है, वो 3 दिन का कट गया, पैसा उसका काट लिया। वो आई बात समझ में। हमको एक दिन के लिए भी लेना है ना, तो पैसा वो 5 रुपया ले लेगा। वो 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो फिक्स है उसका। जैसे हम बोले ना कि ऑटो पे आप बैठते हो, ऑटो से आपको चाहे 100 किलोमीटर जाना हो या 10 किलोमीटर, अगर ऑटो पे बैठने का एक किराया नियत है 5 रुपया, तो वो 5 रुपया लेगा ही लेगा। वैसे ही इस लाइब्रेरी वाले का भी केस है। चलो एक बात पता चला कि एक नियत किराया है और एक होगा कौन, प्रतिदिन का किराया। पुस्तकालय से किताब लेते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से पैसा काटा जाता है,
तो दो बातें इसमें होंगी, एक नियत किराया होगा और दूसरा प्रतिदिन का किराया होगा। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद, अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो दो किराया हो गया जो हम मानेंगे, मिल गया हमको यहीं पर। एक किराया कौन सा बाबू? नियत किराया। दूसरा कौन सा? प्रतिदिन का किराया, हर दिन 1 रुपया लिया जाए सपोज, है ना। आगे देखिए क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा और कितना रुपया पेड किया? 27। अब सोचो 7 दिन अगर वो किताब रखी है, 7 दिन, तो बाबू 7 में से 3 दिन का किराया तो फिक्स होगा, तो सरिता को हिसाब तो 4 दिन का देना है, सही। तो अब लॉजिकली देखते हैं, अगर फिक्स किराया को हम मान लें x रुपया और प्रतिदिन का किराया y रुपया, ध्यान से, तो जो फिक्स किराया है वो कितने दिनों का है? 3 दिनों का। अब सरिता 7 दिन रखती है तो 7 दिन का मतलब हो गया 3 दिन ये फिक्स वाला प्लस 4 दिन, तब ना 7 बनेगा बाबू, इज इक्वल टू कितना रुपया? अब 3 दिन का जो किराया है वो है फिक्स, और फिक्स किराया कितना है? और ये जो है ये पर डे वाला है। अब पर डे जो है उसका है रेट y रुपया प्रति दिन। आया बात समझ में? तो अगर वो 4 दिन रखती है तो इसका मतलब 4y। एक दिन का किराया अगर y रुपया है तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4y। और 3 दिन का किराया तो फिक्स है x, तो नियम बन गया x प्लस 4y बराबर, नहीं समझ में आया अभी भी? 3 दिन के लिए फिक्स, तो कितना दिन बचा? 4 दिन ना बचा, और हर एक दिन का किराया कितना रुपया है? तो 4 दिन का किराया कितना होगा? ये पहली लड़की सरिता का हिसाब हो गया। अब आगे देखिए, जबकि सूसी, अच्छा ये दूसरी लड़की है, सूसी ने एक पुस्तक कितने दिनों के लिए रखा? 5। तो 5 दिन में भी बाबू 3 दिन का तो पहले फिक्स होगा, और जो अतिरिक्त है वो कितना दिन है? और कितना रुपया पेड करती है टोटल? 21, 21। तो जो बाबू 3 दिन का फिक्स है वो तो 100 रुपया हो गया, और एक दिन का किराया अगर y रुपया हो तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो गया? 2 चरमान है ना, x और y। 2 चरमान रहने पर हम लोग विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र वगैरह यूज करेंगे। नहीं समझ में आया बाबू अभी भी? किसको किसको अभी भी समझ में दिक्कत है? कोचिंग में आ गए यहां पढ़ने के लिए? इस कोचिंग का एडमिशन चार्ज, स्कूल में सुना है एडमिशन चार्ज? मान लो अभी तो हम एडमिशन चार्ज नहीं लेते, मान लेते हैं एडमिशन चार्ज होता 50। अब कोई बच्चा होता है टीचर को ही चेक करने आते हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, एक दिन में वो टीचर को भाप लेते हैं कि वो अच्छा तो ऐसा पढ़ाता है, तो वो जो आया मेरी क्लास में अंदर आता, इन होने का ही उसको पहले 500 रुपया लिया जाए। अब चाहे तुम साल भर मेरे से पढ़ो या पहला दिन ही आओ, तुमसे कितना ले लिया गया? 500 रुपया। तो ये फिक्स हुआ ना। फिर हर महीने का किराया कितना है? 500। अब कोई लड़की है वो 3 महीना पढ़ती है, कितना रुपया उसको देना पड़ेगा? तो सर अगर वो 3 महीना पढ़ी है तो एक किराया तो आप पहले उसको फिक्स लिए हैं 500, और हर महीने का आपका किराया कितना है? 500। 3 महीने का कितना हो जाएगा? 15, 3 कितना हो गया? सोच पाते हो ये सब चीज? अभी जो बात हम कहानी सुनाया ये समझ में आया ना बात? वही मैथ है, यही सब, और क्या। अब यहां पर यह है कि यहां पे जो हम सिर्फ नियत किराया बोल रहे हैं वो नियत किराया को दिन में बांट दिया कि 3 दिन का किराया नियत है, 3 दिन का वो फिक्स ले लेगी। पहला क्या बाबू? सरिता का। तो हमको क्या पता करना है भाई? नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। दो बातें ज्ञात करनी है। नियत किराया तुम लिखेंगे माना कि कितना दिन का नियत किराया है? वो 3 दिन के लिए ना। माना कि नियत किराया, फिक्स किराया जिसको बोला जाता है, वो कितना रुपया है? x मान लिया, और फिर मान लिया कि प्रतिदिन का किराया बाबू, प्रतिदिन का किराया y रुपया, इसको बोलते हैं y रुपया प्रतिदिन, यही है y रुपया। सही हो गया। अब आते हैं पहला केस, किसका? सरिता के लिए। सरिता नाम है ना, सरिता के लिए।
सरिता कितने दिन के लिए पुस्तक रखती है बाबू? 7 दिन के लिए। माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपया और प्रतिदिन का किराया y रुपया, ये ठीक है लिखना। सरिता के लिए, सरिता 7 दिन के लिए रखती है, तो 7 दिन में 3 दिन का किराया पहले हो जाएगा। 3 दिन का किराया x रुपया, क्योंकि देखो 3 दिनों का किराया आप पहले लिख चुके हो, x प्लस अब कितना दिन शेष बच गया बाबू? 4 दिन, और हर दिन का किराया y रुपया, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4y इज इक्वल 27 पेड करती। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अगली है सूसी। अच्छा, सूसी के लिए, सूसी कितने दिनों के लिए किताब रखती है बाबू? 5 दिनों के लिए। तो 5 दिनों के लिए अगर किताब रखती है तो 3 दिनों के लिए, तो ये हो गया 3, कितना दिन बच गया? 2, और हर दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया इज इक्वल कितना रुपया पेड करेंगे? 21। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर x और y प्राप्त। फिर लिखना होगा अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर जो भी x का वैल्यू आएगा वो, और प्रतिदिन का किराया जो भी y का वैल्यू आएगा वो, लिख करके डब्बा में डाल दिया, आंसर हो गया। ठीक है, सवाल बाबू किसी को? ठीक ठाक है, चलो नोट करो। जिस बच्चे को समीकरण में और दिक्कत लग रहा है वो यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। 3 दिन 4 दिन तब 7 बनेगा, 3 दिन 2 दिन तब 5 बनेगा, है ना। सरिता के लिए 7 दिन का ऐसे हिसाब है, पहले 3 दिन का फिक्स है, इसलिए हम हर बार 3 दिन को साइड कर दे रहे हैं। देखो यहाँ जब हम इसको समीकरण 1 और 2 को हल किए, विलोपन, यहाँ क्या लिख रहे हो? तो सामने वाला विलोपन के ही नजरिए से देखिएगा ना इसको। तो जब इसको हम हल करते हैं तो y बराबर 3 मिलता है। अगर हम इस y के मान को समीकरण 2 में रख दें तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर लाना है या अपने बात को औचित्य ठहराना है, सही ठहराना है। विलोपन बना रहे ना आप, अब वैल्यू उठा के इसमें रखोगे तो प्रतिस्थापन हो गया, खत्म हो गया मामला। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है, फिर दोबारा से हमको समीकरण 1 तथा 2 को हल करना है। पुनः समीकरण 1 हो गया x प्लस, इसलिए ना पढ़ाया गया बाबू, चैप्टर में जाने से पहले 3 दिन 4 दिन इसी में लगाया गया। x प्लस 2y इज इक्वल 21। समीकरण 1 था, यह समीकरण 2 था बाबू। यहां पर हम x को एलिमिनेट किए, अगला बार में y को एलिमिनेट करेंगे, इसलिए इसको 2 से गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब ये ऊपर वाला वैल्यू है x प्लस 4y बराबर 27, और ये 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल 42। अब ये माइनस माइनस और ये माइनस कैंसिल, यहां मिलेगा माइनस का x, देख लो माइनस के 2x प्लस का x है, और यहां मिलेगा माइनस का 15। अब दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो गया, तो x बराबर मिला 15। आंसर नहीं है, इसलिए जो आप माने थे ऊपर में
इसलिए 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया क्या माने थे भाई? एक्स माने थे, एक्स माने थे बाबू, तो सामने में आ ही गया। और प्रतिदिन किराया, प्रतिदिन किराया क्या माने थे? वाई रुपया ना, वाई रुपया माने थे, और वाई का वैल्यू कितना आ गया? 3 रुपया। हो गया इसी को डब्बा में, यही मेरा आंसर है। मैथ देखो, मैथ क्या है ना, इसको एक तो प्रैक्टिस करना ही हो तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ज्यादा बोझ वाला प्रश्न नहीं है ये सब। थोड़ा सा बाबू, जाहिर सी बात है, उतना तो स्टूडेंट से उम्मीद भी लगाता है टीचर कि हाँ भाई, अब इतना सा बात भी अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझेगा कि यहाँ से तो पढ़ाया हुआ ही चीज़ है बाबू। और ये जो समीकरण तैयार किया गया है, ये समीकरण जो तैयार हुआ, उसमें 7 दिन का आपसे हिसाब मांग रहा है। उस 7 दिन में 3 दिन का किराया फिक्स है, तो कितना दिन बचा? 4 दिन ना। हर दिन वाई रुपया, 1 वाई, 2 वाई, 3 वाई, 4 वाई, तो 4 वाई होगा 4 दिन का। और शुरुआत के 3 दिन के लिए तो x रुपया हम आपसे ले ही रहे हैं, तो x प्लस 4 वाई। अपने आप को ये बात समझाना होता है, तब जाकर टीचर को भी आराम लगे थोड़ा। तो चैप्टर ये वाला हो गया क्लोज। अब आइए उदाहरण में, अगला है एग्जाम्पल नंबर 15, है ना? उदाहरण नंबर 15, पेज पे जाइए बाबू। अब बोलता है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। कुछ नहीं बाबू, अद्वितीय हल बोला, अद्वितीय हल को लिख देना है, बस बन जाएगा अपना समीकरण। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 15 है, देख लो पहले ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 15, इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। इक्वेशन नंबर, इसके वजह से हम a1 का वैल्यू 4 बोल सकते हैं बाबू, b1 का वैल्यू p, और c1 का वैल्यू, b1 1 नहीं है बाबू, b1 का वैल्यू p है ना। b1 कौन बनता है? y का गुणांक, यही तो है ना लेक्चर, इसलिए बोला था ध्यान दो। x का गुणांक 4, y का गुणांक p है, और जो y का गुणांक होता है वही b बनता है। अब पहला समीकरण से है तो b1, c1 बराबर कितना है? 8। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो इसके लिए बाबू a2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू क्या है, और c2 का वैल्यू क्या है? हो गया। क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि ये अद्वितीय हल है, तो हम लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए। देखो, हमको नहीं मालूम है कि प्रश्न कहां लेकर जाएगा अभी, लेकिन इतना तो तय है कि प्रश्न बोला अद्वितीय हल के लिए, तो हम अद्वितीय हल पर आते हैं। क्या होता है? a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। इसलिए हम भी लिखते हैं a1 बटा a2 यानी 4 बटा 2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 यानी p बाई 2 बराबर नॉट c1 बाई c2। यही हुआ ना। अब इसमें से हमको किसका मान निकालना है बाबू? p का मान निकालना। चलो इतना तो दिख गया। p का मान अगर हमको निकालना है तो देखो यहां p के साथ जोड़ा बनाओ, ये एक जोड़ा है p के साथ, तो क्या p के साथ ये जोड़ा नहीं है? देखो ना बाबू, तो दोनों जोड़ा में लेके चलो, मैथ को बनाओ। दोनों जोड़ा के लिए हम लोग मैथ बनाएंगे। पहला वाला कंडीशन क्या होगा? 4 बटा 2 इज नॉट इक्वल टू p बाई 2, दिख रहा है ये वाला, येलो वाला से, उसके हिसाब से बनाओ। तो देखो यहां पर 2 और 2 कट गया बाबू, p नॉट, यही तो आया। अब दूसरा वाला बाबू, p बाई 2 नॉट, इधर से 8 बाई, वैल्यू कट जाता है, p नॉट। मिलाइए किताब में आंसर। है नहीं है? दोनों दोनों दिया कि एगो दिया? 4 वाला दिया। अब इसका वैल्यू मतलब ये हुआ बाबू, देखो ध्यान से, हमको कोई भी एक वैल्यू लेना है, तो अगर हम यही वाला आंसर बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? क्या पढ़े इस क्वेश्चन को कि अगर हम चाहते हैं कि ये समीकरण, समीकरण 1 और 2, अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों समीकरण कौन सा हल दें? अद्वितीय हल दें, उसके लिए
P का मान सब हो सकता है, लेकिन P का मान कौन नहीं हो सकता? 4। आई बात समझ में? P का मान 4 नहीं हो सकता है, यही हुआ ना, नॉट। P इज नॉट इक्वल टू 4। P इक्वल 4 होता तो P का मान 4 हो सकता है। P इज नॉट इक्वल टू 4 मतलब अद्वितीय हल होने के लिए P का मान क्या नहीं होना चाहिए? वो है 4। ठीक, अब इसको नोट करें, हाँ फिर हम समझाएंगे, पहले नोट कर लो इसको, थोड़ा सा और समझाना है हमको इसमें, इसलिए नोट कर लो। 8 वाला दिया? 8 वाला नहीं दे रहा तो जांच करना पड़ेगा। अब जांच कैसे करना वो देख लीजिए सर। P04 क्या ये सही होगा कि गलत होगा, अभी देखते हैं। तो जब हम P के जगह पे कितना रख दें वैल्यू? 4। इक्वेशन मेरा यहां है ना, तो 4x हो गया बाबू, प्लस P के जगह पर कितना आ गया? 4, तो ये बन गया 4y प्लस 8। क्लियर हो गया ना, बराबर 0। समीकरण नंबर 2 यहां है, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब हम निकालेंगे क्या? a1 बटा a2। देखो क्या मिला, 4 बटा 2 यानी कि 2 बाबू, 2 दूना 4। फिर हम निकालेंगे b1 बटा b2, तो वैल्यू क्या आया? 4 बटा 2 बराबर 2। फिर हम निकालेंगे c1 बटा c2, हमको मिला 8 बटा 2, कितना आ गया? रिजल्ट अगर हम देखें तो हमको मिल रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट c1 बटा c2। चेक करो, जबकि हम क्या निकालने के लिए आए थे? प्रश्न बोला था ना, तो अद्वितीय हल होने से कौन रोका? जब हम P के जगह पर क्या रख दिए हैं? 4। इसका मतलब P का वैल्यू 4 नहीं होगा बाबू, P का वैल्यू 4 नहीं होगा। P04, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया ना एक, कि P का वैल्यू क्या होगा? हम बोल रहे हैं P का वैल्यू सब होगा, बट P का वैल्यू कौन नहीं होगा? P04। अब देखते हैं ये वाला क्यों वो सिलेक्ट नहीं कर रहा, चेक करते हैं। दूसरा वाला का जांच कर रहे हैं बाबू। पहला समीकरण में आएगा 4x प्लस, अब उस P के जगह पर हम क्या रख दिए? 8, तो 8y बना बाबू, प्लस का 8 बराबर 0। दूसरा वाला इक्वेशन देखो, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब हम निकालते हैं a1 बटा a2, तो ये हो जाएगा बाबू 4 बटा 2, वैल्यू कितना आ गया? b1 बटा b2, ये कितना आ गया भाई? 8 बटा, देखो ना b1 कौन है, b2 कौन है, तो कितना आ गया बाबू? 4। c1 बटा c2, c1 कौन है और c2 कौन है? अब इसका वैल्यू कितना आ गया? अब इसको देखो, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, 2 चौके 8, ऐसे हुआ ना बाबू, इज इक्वल आ गया ना 4। ये तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ये कोई कंडीशन है क्या? 3 कंडीशन है। एक कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अनेक हल। एक कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट c1 बटा c2, समांतर वाला जिसका कोई हल नहीं होता। और एक है a1 बटा a2 नॉट b1 बटा b2 नॉट c1 बटा c2, अद्वितीय हल। तो अगर ये इसको तो छाट ही देंगे हम, इसलिए हटा दिए क्योंकि ये कोई कंडीशन दिया ही नहीं, इसलिए इसको दिया ही नहीं आंसर में। ये क्यों दिया आंसर में? क्योंकि सर जैसे ही हम P बराबर 4 रखते हैं तब वो अद्वितीय रिजल्ट नहीं देता, इसलिए बोला कि P का वैल्यू 4 नहीं होगा, P04। ये आंसर हो गया अपना। किताब में एक ही आंसर क्यों दिया गया ये हम उसको समझा रहे हैं।